हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हमारे पॉलिटी का नया लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पार्लियामेंट के जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब पार्ट 2, पार्ट सेकंड, उसको हम कवर करेंगे। और इस पार्ट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लोकसभा है, पार्लियामेंट का एक पार्ट, जिसमें पार्लियामेंट के पार्ट में मैंने पिछले बताया था आपको कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर के पार्लियामेंट बनती है। तो उसमें हमने प्रेसिडेंट तो पहले ही कर लिया था, ठीक है। राज्यसभा को हमने उसके इसके जो फर्स्ट पार्ट थे उसमें कर लिया है और लोकसभा में हम थर्ड पार्ट को करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मतलब बाइफरकेट कर लिया है, तो मुझे इतना पता चल रहा है कि अभी इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगी पार्लियामेंट पे। और आई कैन क्लेम कि वो जो 2 वीडियोस होंगी, उन 2 वीडियोस के बाद आपको पॉलिटी समझ लीजिए, जो अगर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो आपके पास से वो क्वेश्चन कहीं रह नहीं जाएगा। मतलब ये ऑलमोस्ट 4 से 5 वीडियोस जो पार्लियामेंट की हैं, अगर किसी ने इन्हें अच्छे से कर लिया तो जो पार्लियामेंट पे जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार, वो इन 3 से 4 वीडियो को करने से आपके हो जाएंगे। बट क्या एक्स्ट्रा आपको रिक्वायर होगा? वो रिक्वायर होगा कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो भाई प्रैक्टिस कैसे होगी? तो वेरी वेरी सिंपल, कि प्रैक्टिस के लिए हम सेक्शनल टेस्ट हमने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। हमारे 2 सेक्शनल टेस्ट हो गए हैं पॉलिटी के। हमारे टेलीग्राम चैनल, यू कैन चेक आउट अवर टेलीग्राम चैनल और फ्रॉम वेयर यू विल गेट द टेस्ट। तो एक टेस्ट हमने लिया है अभी आपके साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लिया है, दूसरा प्रियम्बल पे हमने ले लिया है और कल हमारा नेक्स्ट थर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजें कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक्सेस चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप को, हमारे टेलीग्राम चैनल को, सॉरी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज दी टेलीग्राम चैनल, ठीक है। इस नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, प्लीज सब्सक्राइब कर फॉलो करिए इसे, ठीक है, क्योंकि वी आर एक्टिव देयर एज वेल, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हमने ऑलमोस्ट ज्योग्राफी हम करा रहे हैं, साइंस करा रहे हैं और इंग्लिश हमारी चल रही है। तो हम लोग सीडीएस एंड सीएपीएफ, एफकैट और एनडीए के लोगों को बहुत, मतलब उनके बहुत थोरली उसको टारगेट कर रहे हैं और चीज़ें बहुत फ्रीली अवेलेबल करा रहे हैं। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हेल्प रहेगा। और अगेन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ फ्री जिद बैच, ठीक है। फ्री जिद बैच फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स 2026, ठीक है। फ्री जिद बैच, ये वीडियो उसकी पार्ट है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये जिद बैच की पार्ट है तो क्या इसे दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वॉच, ठीक है। एनडीए वाले भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। और एफकैट वाले भी इसे देख सकते हैं, जो एफकैट को नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन ईयर मंथ वाले, मतलब जो अभी से एफकैट 2026 होगा उसको टारगेट कर रहे हैं, तो वो लोग इससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लोकसभा की बात आ रही है कि भाई लोकसभा, तो ये जो आप नोट्स देख रहे हो, ये नोट्स भी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं और आप, ये हमारी पॉलिटी का ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से शायद 14वां कि 15वां पार्ट है। आपको इसके पहले के पार्ट देखने हैं तो हमारी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर के आप इसके प्रॉपर इसके पूरे पार्ट्स देख सकते हो, ठीक है। जस्ट अ मिनट। नाउ कंटिन्यू, लेट्स। देखिए, सबसे पहले लोकसभा इंट्रोड्यूस कराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लोकसभा है हाउस ऑफ द पीपल, मतलब ये लोगों का हाउस है, हाउस ऑफ द पीपल। अब इसे ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये दिस इज द हाउस ऑफ पीपल? बिकॉज यहाँ पे जो लोग होते हैं वो लोगों द्वारा इलेक्ट करके आते हैं। तो क्या भैया, जो राज्यसभा है वो हाउस ऑफ द पीपल, मतलब वहां लोगों द्वारा इलेक्ट करके नहीं आते? नहीं भाई, वहां पे लोग डायरेक्टली इलेक्ट करके नहीं आते हैं, पीपल के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और कैसे होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं, वहां के जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं वो इलेक्ट करते हैं उन राज्यसभा के एमपीज को, ठीक है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और मेनली 2 यूनियन टेरिटरीज जैसे पौंडीचेरी और तो आपका ये दिल्ली। तो इनके एमपी राज्यसभा को हम लोग को चुनते हैं। लेकिन लोकसभा में क्या होता है, वो हाउस ऑफ द पीपल है, मतलब लोग चुनते हैं, ठीक है। लोग चुने हुए लोग यहाँ पे होते हैं, दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है हाउस, माने घर है ये किसका? पीपल्स का, लोगों का, क्योंकि लोगों के चुने हुए लोग ही आते हैं। आप देखते हैं ये लोकसभा इलेक्शन होते हैं, तो लोकसभा के इलेक्शन में क्या कहता है, लोग इलेक्ट करते हैं ना, इलेक्ट करके इन्हीं लोगों को भेजते हैं एमपीस को। इसलिए हाउस ऑफ द पीपल ये है, लोग, लोग माने जनता का सभा है ये।
ठीक है। अब दिस इज द लोअर हाउस, एग्जैक्टली दिस इज द लोअर हाउस है, ठीक है। ये कौन सा हाउस है? दिस इज द लोअर हाउस, दिस इज द लोअर हाउस। लेट्स लेट्स स्टार्ट। दिस इज द लोअर हाउस, ठीक है, दिस इज द लोअर हाउस। याद रखिएगा लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है। और सेकंड चैम्बर है, तो फर्स्ट चैम्बर कौन है? फर्स्ट चैम्बर राज्यसभा है, और राज्यसभा क्या है? वो अपर हाउस है। पिछली वीडियो हम पढ़ चुके हैं, लोअर हाउस है, ठीक है। एंड द पॉपुलरली नोन एज द इंडिया द बाइकैमरल पार्लियामेंट। तो बाइकैमरलिज्म क्या है मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, और इवन मैं साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी वीडियो में बता चुका हूँ दूसरे तीसरे लेक्चर में, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब इसमें और चीज क्या कही कि हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कंपोज डायरेक्टली, यहाँ पीपल के लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन की पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की पीपल को, इंडियन पीपल मतलब लोगों के द्वारा जो डायरेक्टली चुने हुए लोग होते हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पर एमपी होते हैं, ठीक है, वही लोगों की आवाज उठाते हैं। अभी विंटर सेशन चल रहा है, तो उसमें देखते हैं लोकसभा में जितने भी एमपी बैठे हुए हैं, दे आर द इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एंड दे रिप्रेजेंट द पीपल, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो जो मेरे एमपी हैं, तो वो जैसे राजनाथ सिंह मेरे एमपी हैं, ठीक है, तो वो मुझे हाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे रिप्रेजेंट मी, ही रिप्रेजेंट मी इन द लोकसभा। तो वो क्या करेंगे, मुझे अगर मेरे एरिया में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं राजनाथ सिंह जी के पास बताऊंगा, तो राजनाथ सिंह जी क्या करेंगे, वो उस चीज को लोकसभा में उठाएंगे, तो तभी तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इस तरीके से ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाउस में, मतलब हमारी प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली तो सब, मतलब पूरे लखनऊ के लोग, लखनऊ को कई कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया है, मतलब तो इसमें लखनऊ की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको लोकसभा में उठाएगा कौन? हमारे एमपी उठाएंगे ना, तो राजनाथ सिंह जी उठाएंगे लोकसभा में कि भाई लखनऊ में ये प्रॉब्लम आ रही है और वहां के लोग परेशान हैं, आप इसका कोई सोल्यूशन कीजिए, तो वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे चीजें चलती हैं, तो ही रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। और वो लोकसभा क्या है? लोकसभा वही है जहाँ पे कानून बनते हैं, लॉज बनते हैं, तो लखनऊ का कोई इंटरेस्ट हार्म ना हो, तो वहां हमारा ये एमपी जो हम रिप्रेजेंट करके भेजते हैं, वो इस चीज का ध्यान रखता है कि भाई ठीक हो सब कुछ, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अगेंस्ट कुछ ना हो जाए। देखिए बहुत 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 मतलब मोरल चीजें हैं ये, रियलिटीज बहुत अलग होती हैं, ठीक है। मैं ये मतलब किताबी बातें बता रहा हूँ, रियलिटीज बहुत अलग होती हैं, वो आपको भी पता है, ठीक है। अब द कंपोज ऑफ द लोकसभा, कंपोज ऑफ लोकसभा मतलब अब हम यहाँ पे देखेंगे कंपोजिशन ऑफ लोकसभा क्या है, ड्यूरेशन लोकसभा का क्या है, और लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है। और आपको याद होगा एक क्वेश्चन आया था, फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्शन, ये ये आ गया, ये पोस्ट सिस्टम, ये 2025 में क्वेश्चन आया था। आई विल डिकोड इट, ठीक है, मैं यहाँ डिकोड करूँ। देखो मैंने बहुत बताया ना कि पॉलिटी की जिसने भी यहाँ से लेक्चर किया, उसके पॉलिटी के रेयरली क्वेश्चन ही छूटेंगे, और रेयरली ऐसे क्वेश्चन होंगे जो यहाँ से नहीं आएंगे, बाकी उसकी पूरी पॉलिटी यहीं से होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द फिक्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिक्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। लोकसभा की कंपोजिशन की बात हो रही है ना, तो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोज मतलब कैसे बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर रखी है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को। जैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन ने, अगर मैं पूछूं आपकी राज्यसभा की फिक्स की है, बिल्कुल की है। राज्यसभा की भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स करी है, और लोकसभा की भी की है। और राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या थी? 250 के अराउंड थी। यहाँ इसकी कितनी है? 550 के अराउंड है, ठीक है, तो याद रखिएगा मेंबर का। और जिसमें से अब क्या है, जिसमें से कितने कितने क्या है, 530 जो है वो मेंबर आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, ठीक भाई। लोकसभा है तो इसमें यूनियन टेरिटरीज भी तो होंगी ना, इसमें 530 तो लोकसभा में स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 20 रेस्ट हैं वो यूनियन टेरिटरीज के पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि भाई यूनियन टेरिटरीज को तो रिप्रेजेंट करना जरूरी है ना, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी तो, वहां भी तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जिनके लोगों की कंसर्न को लोकसभा में उठाना जरूरी है, तो उनको भी तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ना, तो उनको रिप्रेजेंट, तो 28 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से उन पूरे यूनियन टेरिटरी से 20 मेंबर्स एमपीज जाते हैं, ठीक है। ये रेशियो याद रखिएगा 8-20 का, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन टेरिटरी के, कहाँ पर? लोकसभा में। और 530 रेस्ट क्या होते हैं? स्टेट्स के होते हैं। तो 550 में से
530 इनके और 520 उनके, ठीक है, ये याद रखेगा। अब हम एक एक करके स्टेट के रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे कि मतलब स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और आपके यूटीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है लोकसभा में, ठीक है। इन दो को सेपरेटली देखना बहुत जरूरी है, ये सेपरेटली बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेटिव जो स्टेट्स के हैं लोकसभा में वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ये हमने देख लिया है। और कैसे इलेक्ट होते हैं? अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होते हैं, अपने रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं लखनऊ से खड़ा हो जाऊंगा, ठीक, तो मैं लखनऊ से इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ तो मैं यहीं से लड़ूंगा, ठीक। तो लोग यहाँ के मुझे डायरेक्टली इलेक्ट कर देंगे, डायरेक्टली वो क्या करेंगे, मुझे इलेक्ट कर देंगे पीपल यहाँ के लोगों से, और मैं वहां पे रिप्रेजेंट उनको कर दूंगा। तो इस तरह से लोकसभा में मेरा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा यहाँ के लोगों के थ्रू, ठीक है। अब इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। देखिए इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये है कि भाई यूनिवर्सल है, मतलब सबके पास राइट है, किस चीज का, किस चीज का राइट है, सबके पास राइट है फ्रेंचाइजी यूज करने का, मतलब अपना वोट के अधिकार सबके पास है। जो भी 18 है, 18 से ऊपर है, उसके पास अधिकार है कि वो वोटिंग कर सकता है। तो लोकसभा का जो इलेक्शन है और इवन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो इलेक्शन होता है वो अडल्ट फ्रेंचाइजी के प्रिंसिपल के बेसिस पे होता है, मतलब लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं जो भी 18 प्लस में होते हैं। तो वही बात देखिए यहाँ पे लिख भी दी गई है, एवरी इंडियन सिटीजन हु इज अबव द 18 ईयर्स ओल्ड who is not disqualified under the provision of the constitution or any law is eligible to vote such election, ठीक है, ये बात रहती है, ठीक है, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर प्रोविजन। अब एक पॉइंट ये जरूर याद रखिएगा जो इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि जो वोटिंग एज है, वोटिंग एज है, वोटिंग एज है, जैसे मैंने बताया, जैसे ये वोटिंग एज है, ठीक। तो ये वोटिंग एज पहले 21 थी, आप मानेंगे पहले 21 थी, कब से, 1988 के पहले क्या थी, वोटिंग एज 21 थी, मतलब 21 साल के जो लोग हैं और उसके ऊपर है वही वोट कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो अब लेकिन इसको 18 साल कर दिया गया है, बट कैसे, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। उस 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया, बड़ा समस्या हो रही है, क्या बात है। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया, इसे कम कर दिया गया, मतलब 21 से घटा करके 18 कर दिया गया उम्र, ठीक है, वोटिंग की, ठीक है। चलिए इस बात को याद रखिएगा। और एक पॉइंट याद रखिए कि अब बात आएगी कि रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स के साथ साथ तो हो गया, स्टेट का हमें पता है कि स्टेट का कैसे हो रहा है, अडल्ट फ्रेंचाइजेस के बेसिस पे हो रहा है। 18 साल के लोग जो भी ऊपर हैं, 18 से ऊपर हैं, वो लोग वोट कर सकते हैं, ठीक है। और एमपी टेरिटोरियल को रिप्रेजेंट करेगा। अब यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पार्लियामेंट को एम्पावर किया है, क्या एम्पावर किया पार्लियामेंट को, कि वो मैनर प्रिस्क्राइब करेगा कि कैसे यूनियन टेरिटरी के लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे लोकसभा के लिए। तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, याद रखिए। इस जिस तरह से यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है, वैसे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है कि भाई कैसे होगा। तो उसके लिए पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि पार्लियामेंट बताएगी कैसा मैनर होगा, जिस तरीके से यूनियन टेरिटरीज के लोग अपने रिप्रेजेंटेशन को फिक्स कर पाएंगे, मतलब कि ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको पावर दी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने जब पावर दी तो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, उसी अकॉर्डिंग क्या हुआ, पार्लियामेंट ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके एक यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965 निकाला। इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज में आर आल्सो चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब इनका भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब देखो इस पॉइंट को डालने का सेंस केवल यही था, मैं चाहता तो यहाँ पे भी यही लिख देता कि भाई जैसे स्टेट में हो रहा है, यहीं पे एक लाइन एक पॉइंट में और जोड़ देता कि भाई यूनियन टेरिटरी के लोग भी डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। लेकिन आपको ये पॉइंट इसलिए याद करना सेपरेट मैंने जरूरी समझा, देना जरूरी समझा, क्योंकि इसी तरह के लूप होल्स को क्वेश्चन एग्जामिनर उठा रहा है, ठीक। वो क्या कर देता, वो भी यही पूछ सकता है कि भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली ये सारी चीजें बोल रहा है कि यूनियन टेरिटरी का मैनर चूजन का ऐसा होना चाहिए, मतलब वहां के लोग अपने लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव को ऐसे चुनेंगे, नहीं।
ये पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने इस मैनर को डिसाइड करने के लिए। ये पॉइंट एक्स्ट्रा देने के लिए मुझे ये बात लिखनी पड़ गई, ठीक है। और जिस एक्ट के थ्रू किया जा रहा है तो वो यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब डायरेक्टली इलेक्शन तो होता है ना लोकसभा के लिए, डायरेक्ट लोग चुनते हैं, टू द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। एक्ट 1965, इस एक्ट, ये एक्ट जो मैनर बताया है उसी मैनर के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्शन होता है इसका, लोकसभा का, यूनियन टेरिटरीज में वहां के लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग दी दिस पॉइंट सेपरेटली एंड एक्सप्लेनिंग इट सेपरेटली एज वेल, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का होता है। अब हम बात करेंगे कि भाई इनका नॉमिनेशन कैसे होता है, मतलब अब जो नॉमिनेटेड मेंबर भी होते इसमें होते थे ना, होते थे एज वेल, तो नहीं होते हैं, मतलब अब तो केवल राज्यसभा में ही नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ठीक है। राज्यसभा में ही क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर है, और लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कैसे। तो बहुत सिंपल सी चीज है। क्या सिंपल चीज है, हमने कल देखा था कि 12 जो एमपीज होते हैं आउट ऑफ 250 में से, उसमें से क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनेट करता है राज्यसभा का, ठीक। किसमें नॉमिनेट करता है, तो भाई वो लोग या तो किसी आर्ट्स से जुड़े हुए हों, किसी का किसी स्पोर्ट्स में, तो किसी चीज में, मतलब उनकी वो मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो उनकी, ठीक है, तो उसके बेसिस पे उनको नॉमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब लोकसभा जो हाउस है उसमें क्या होता है, उसमें पहले नॉमिनेटेड किया जाता था, पहले नॉमिनेशन इसमें भी चलता था कि 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा आउट ऑफ 550, 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, सॉरी ये पहले 252 था, ठीक है, अब तो 2 अब 550 हो गया है, पहले 552 था, अब 550 ही रह गया है। क्यों, क्योंकि अब ये जो 2 जुड़े नॉमिनेट किए जाते थे वो 2 होते थे एंग्लो इंडियंस। अब आप कहोगे एंग्लो इंडियंस कौन होते थे, एंग्लो इंडियंस वो होते थे, एंग्लो इंडियंस उन्हें कहते हैं जो अंग्रेज थे, मतलब पहले जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उस समय कुछ अंग्रेज यहीं पे रह गए, जब कुछ अंग्रेज यहीं पे रह गए तो उनकी पॉपुलेशन तो फिलहाल कम है, तो और साथ में वो माइनॉरिटीज में आ गए हैं, तो और कुछ अंग्रेज मतलब यहाँ रहते भी हैं, तो उन अंग्रेजों के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, मतलब जो अंग्रेज हैं, मतलब इंडियंस मान लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट जो है या फिर इंडियन जो एमपीज हैं जो लॉ बना रहे हैं, तो उस लॉ में जो ब्रिटिशर्स यहाँ रह गए हैं आज़ादी के बाद भी, उनके इंटरेस्ट को भी लॉ में प्रोटेक्ट किया जा सके, और कंट्रीज के पॉलिसी मेकिंग में उनके इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके, इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए एंग्लो इंडियंस को भी रिजर्वेशन दिया जाने लगा, मतलब कि 2 सीट्स तो एंग्लो इंडियन रखे उनकी होगी होगी वो लोगों को वो सीट्स रखी जाएगी, उनके लिए रिजर्व होगी, और वो नॉमिनेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करेंगी, ठीक है। इनके लिए इलेक्शन नहीं होता था, इनको प्रेसिडेंट किसी को भी नॉमिनेट कर देता था, ठीक है, और वो इन कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को सर्व करते थे। अब क्या हुआ है, 2020 से क्या किया गया, 2020 से पहले ये नॉमिनेशन चलता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज्ड टू नॉमिनेट 2 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियंस। क्या करते थे एंग्लो इंडियंस में, वो नॉमिनेट करते थे कम्युनिटी को, इफ कम्युनिटी वाज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा, क्योंकि कम्युनिटी लोकसभा में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट होता नहीं था, तो प्रेसिडेंट क्या करते थे, 2 लोगों को नॉमिनेट कर देते थे। लेकिन क्या हुआ, ये एक अमेंडमेंट याद रखिएगा, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एक ये अमेंडमेंट और एक ये अमेंडमेंट, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये तो शायद पीवाईक्यू में भी आ चुका है, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू आपसे पूछ सकते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एज को कम किया गया है, तो याद रखिएगा 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एज को कम किया गया है 21 से 18, और ईयर कौन सा है ये भी याद रखिएगा। कोई भरोसा नहीं एग्जामिनर का, वो इसका उसका उठा के घुमा के पूछ सकता है, मतलब वो ये 2 कान है, इस कान से इस कान को घुमा के पूछ सकता है, इस कान से इस कान को उठा के पूछ सकता है घुमा करके, तो आपको डिसाइड करना है आपको कैसे, मतलब आपको दोनों डायमेंशन को पकड़ के रखना है, ठीक है। सिमिलरली ये ये वाला जो आपका अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा 104 अमेंडमेंट। तो 104 अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ है, तो जो रिजर्वेशन एंग्लो इंडियंस का है उसे रोक दिया गया है, और क्या किया गया है, और जो ये आपका इनका रिजर्वेशन है, किसका, ये SC STs का जो लोकसभा में रिजर्वेशन होता है, उसके रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है, उसकी डेट को, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक। अब ड्यूरेशन, सबसे मेन चीज आ गई भैया, ड्यूरेशन, कि भाई ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए लोकसभा की, तो लोकसभा की ड्यूरेशन कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो जैसे हमने, मैं आपको यहाँ पे राज्यसभा भी रिवाइज करते चला आ रहा हूँ, ठीक है, अगर बीच में देख रहे होंगे, तो हमने राज्यसभा की ड्यूरेशन को क्या देखा था कि भाई राज्यसभा की ड्यूरेशन कैसी होती है, तो हमने बहुत सिंपल देखा था कि भाई राज्यसभा की ड्यूरेशन क्या होती है,
कि राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है। ठीक, जब भाई वो परमानेंट चैम्बर है तो उसमें क्या है भाई, अगर परमानेंट चैम्बर है तो भाई उसमें ये है कि वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। डिसॉल्व नहीं होती है, डिसॉल्व नहीं होती है तो फिर वो क्या कभी खत्म ही नहीं होती है भाई। उसका उसका प्रोसेस ये है कि जो उसके 2/3 मेंबर हैं वो 1/3 मेंबर हैं सॉरी, वो हर दूसरे साल 2 साल के गैप में रिजाइन देते रहते हैं। ठीक है, और हर इसमें जैसे ही रिजाइन देते हैं वैसे ही फ्रेश इलेक्शन हो जाता है। जैसे ही ये 1/3 लोग रिजाइन देंगे हर दूसरे साल के गैप में, 2 साल के गैप में, वो हर दूसरे साल में आपको ये 1/3 लोग रिजाइन देंगे। ठीक है, तो वैसे ही तुरंत फ्रेश इलेक्शन होते हैं इन सीट्स को फिल करने के लिए। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। इतने 1/3 ने रिजाइन किया, फिर इलेक्शन हो गया 1/3 का, 1/3 ने रिजाइन किया, फिर इलेक्शन हो गया 1/3 का, 1/3 ने रिजाइन किया, फिर इलेक्शन हो गया 1/3, फिर 1/3 ने किया, मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यूअस है, परमानेंट चैम्बर है, कोई डिसोल्यूशन नहीं है। वही लोकसभा का देखे तो भाई लोकसभा में क्या हो रहा है, लोकसभा में प्रॉपरली भाई डिसॉल्व हो जा रहा है ये। 5 साल तक इसका फिक्स टेन्योर, फिक्स तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मतलब फिक्स तो है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन भी फिक्स नहीं मान रहा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की 1 महीने में ही सरकार गिर गई थी, मात्र 1 वोट से। वो अपनी कॉन्फिडेंस, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो 1 वोट उनका रह गया, उनके फेवर में नहीं था। अगर फेवर में होता तो वो उनकी सरकार बच जाती। 1 महीने के अंदर, मतलब इलेक्ट होकर के पीएम बने, उनकी गवर्नमेंट बनी, और विथ इन 1 मंथ के अंदर ही उनकी सरकार गिर गई और लोकसभा डिसॉल्व हो गई। हो गया भाई, काहे का 5 साल रुकी सरकार, काहे का 5 साल लोकसभा टेन्योर हुआ। तो इस तरीके से अब उस समय लोकसभा तो डिसॉल्व चलो नहीं हुई, लोकसभा तो डिसॉल्व चलो नहीं हुई थी उस समय, तो दूसरे लोगों ने कोalition बना करके उनकी सरकार को मतलब गिरा दिया और फिर उसी समय नई सरकार बना ली, वो हुआ था। लेकिन लोकसभा डिसॉल्व भी हो सकती है, और कैसे डिसॉल्व हो सकती है मैंने आपको बताया था। एक तो अपना ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाए 5 साल में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कह रखा है कि भाई 5 साल तक ही लोकसभा रन करेगी, उसके बाद वो खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी अपना टेन्योर पूरा होने के बाद। अगर मान लीजिए टेन्योर होने से पहले भी क्या वो डिसॉल्व हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा, रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को कि भाई डिसॉल्व कर दो, तो लोग प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देंगे। ये चीज हमने पढ़ रखा था। डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया कि डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में डिसॉल्व कर सकता है, इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स 5 ईयर। तो भाई ये किसके किसके बेसिस पे करेंगे, जब पीएम इनको एडवाइस देगा कि भाई पीएम प्राइम मिनिस्टर कहेंगे भाई डिसॉल्व कर दो हाउस को, डिसॉल्व कर देंगे ये। ठीक है, मतलब इस पावर को भी याद रखना, वो कंसल्ट पे ही है। ठीक है, अब डिसीजन जो प्रेसिडेंट की है वो कैन नॉट बी चैलेंज, मतलब ये जो डिसीजन प्रेसिडेंट ले रहे हैं, प्रेसिडेंट जो ये डिसीजन ले रहे हैं कि भाई तो डिसॉल्व करना लोकसभा को, इसे इस डिसीजन को इनके प्रेसिडेंट के, इसे कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चैलेंज नहीं कर सकते हो कि भाई उठ मुंह उठा के आप चले गए और आपने कहा भैया ये प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों कर दिया है, तो आप अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, यू कांट गो अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। ठीक है, स्पेशली इस डिसीजन के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो। अब ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी हमने देखा था कि क्या हुआ होता है, जब इमरजेंसी हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि लोकसभा के जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर सकती है पार्लियामेंट फॉर द 1 ईयर एट अ टाइम एंड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, मतलब लगातार वो उसको बढ़ाती जा सकती है। एक बार 1 साल के लिए बढ़ाएगी और ऐसे ही लगातार सालों तक बढ़ाते बढ़ाते वो अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाते चली जाएगी। मतलब कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि मान लो इमरजेंसी चल रही है और अभी इलेक्शन फ्रेश हो नहीं सकते हैं, तो गवर्नमेंट की तो पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट क्या करेगी, वो 1 साल के लिए टेन्योर को बढ़ा लेगी। फिर मान लो इमरजेंसी चालू ही है 1 साल में, अभी भी इलेक्शन नहीं कर सकते, तो फिर 1 साल बढ़ा लेगी। ऐसे ही बात चल रही है ना कि 1 ईयर एट अ टाइम बढ़ाएगी और फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ठीक, लगातार उसको करती जाएगी। ठीक है, हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट बी कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज बीन सीज टू इफेक्ट। मतलब जब इमरजेंसी एंड हो जाएगी कि 6 महीने के अंदर ही अंदर, 6 मंथ के विथ इन 6 मंथ पीरियड में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जो पीरियड इसका है वो खत्म हो जाएगा, मतलब तुरंत फिर फ्रेश इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये लूप याद रखिएगा, दिस इज द लूप। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा,
द की एस्पेक्ट रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ द इलेक्शन टू द लोकसभा इंक्लूड। अब यहाँ पे जो लोकसभा है उसके इलेक्शन की सारी बातें होंगी कि भाई उसका इलेक्शन कैसे होता है। हमने तो अभी यहाँ पे देखा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, उसका ड्यूरेशन क्या है, कौन कौन नॉमिनेट होता है, हमने सब सारी चीजें देख ली। अभी हमने इसका इलेक्शन तो देखा ही नहीं ना कि इलेक्शन का इसके मेथड क्या क्या है और इसकी कैसे, सबसे मेन चीज इसकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है बट ठीक है ना आस्क। क्यों मैं ये ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि देखो भाई इसी बार सेंसस होने वाला है, ठीक है, इसी बार सेंसस होने वाला है। और सेंसस में क्या होता है, सेंसस में कॉन्स्टिट्यूंसीज को आफ्टर सेंसस, आफ्टर ईच सेंसस दे डिवाइड द कॉन्स्टिट्यूंसीज अगेन। वही देखिए ईच सेंसस, तो इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आना जरूरी है। फिर अभी सीएससी में जब सिविल सर्विसेज का जब मैंने एग्जाम दिया था, आई गेव द अटेम्प्ट ऑफ 2024, यस। तो उस अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि बहुत रैंडम क्वेश्चन था कि अब तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन को एस्टेब्लिश किया जा चुका है। और ये आंसर मेरा बिल्कुल सही हो गया था, क्यों, क्योंकि मुझे बहुत ब्रॉड आइडिया था कि भाई अब तक कितने सेंसस किए जा चुके हैं। देखो एक बात याद रखना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये कहा नहीं जा रहा है कि रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीएडजस्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब समझते हो ना, क्षेत्र जहां से इलेक्शन लोग लड़ते हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र, तो अब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज का रीएडजस्टमेंट होता है। रीएडजस्टमेंट क्यों होता है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन शायद घटी हो या बढ़ी हो। अगर बढ़ी है तो घड़ी घटी है तो एक पर्टिकुलर जो संख्या रिप्रेजेंट कर रही है, मान लीजिए अभी तो ये बताऊंगा मैं, तो मान लो 10 लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया से एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन घट गई है तो शायद ये 8 लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से रीएडजस्टमेंट होगा नंबर उसका, क्योंकि एक एमपी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमपी कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, ठीक है, तो वो नंबर घट जाएंगे, नंबर घट जाएगा अगर पॉपुलेशन गिर रही। अगर पॉपुलेशन बढ़ी है पिछले के मुताबिक, पिछले सेंसस के मुताबिक, तो ये नंबर बढ़ जाएंगे, शायद वो 12 लोगों का रिप्रेजेंटेशन करे एक एमपी, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और साथ में और चीजें भी हो सकती हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे आइडिया कैसे लगा कि मुझे वो पता था, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे मतलब डायरेक्टली पता कैसे चल गया, मैंने क्या किया, मुझे पता था कि अब तक सेंसस कितने हुए हैं। तो मुझे इतना पता था भाई कि सेंसस, लास्ट सेंसस जो हमारा हुआ था, मतलब सेंसस तो हमारा हर साल ही होता है, लेकिन उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो बैठाया जाता है वो आफ्टर सेंसस ई सेंसस बैठाया जाता है। और मुझे इतना पता था कि जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया गया है वो लास्ट टाइम 2001 के अराउंड बैठाला गया है, ठीक है, और उसके बाद जनरली डिलिमिटेशन किया नहीं गया है, सेंसस नहीं चल रहा है, तो मतलब 1951, 1961, 1971 और एक 2001, बस यही 4 डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक बैठे हुए हैं पूरे कंट्री के रीएडजस्टमेंट करने के लिए। मुझे ये आइडिया ब्रॉडली पता था कि भाई यही डाटा होगा, और आई मार्क दी 4, और 4 सही था। उसमें कैसे दिया था, उसमें 4 दिया था, 5 दिया था, 6 दिया था, 7 दिया था, 8 दिया था, ये दिया था सीक्वेंस नंबर। शायद मेरे ख्याल से अगर ऐसा ना हो तो ये दिया था 1 2 3 4, हाँ ये था, उन्होंने 1 2 3 4 दिया था, तो मेरा लॉजिक यहीं पे फंसा, मैंने यही मार्क कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है, आपको बस याद रखना है बेसिक। अब देख रहे हैं मैंने क्या ये चीज ऐसे पढ़ रखा था डाटा, मैंने शांत दिमाग से बैठ करके मैंने क्या किया, मैंने शांत दिमाग से बैठ करके ये सोचा कि अब तक कितने सेंसस हुए हैं। और अभी जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो यहाँ आपको क्लियर भी हो जाएगा कि 1971 के बाद से, मतलब जो जो सीट्स का रीएडजस्टमेंट तो हो गया, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन को ऐसा नहीं किया गया, ठीक है, अभी ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, तो मैं कह रहा हूँ अभी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। पढ़ते हैं पहले इसको, ठीक है। देखिए ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने बताया, ठीक है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये यूपी है, बिहार है, इंडिया है, ठीक है, इसके बहुत सारे स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स को क्या किया जाएगा, इस स्टेट डिवाइड किया जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग द डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा। तो इस स्टेट को डिवाइड किया जाएगा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाएगा। अब ये इंश्योर करना कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि सब एक जैसे हो between the different states as well as the between the different constituencies in the same state, Indian constitution make the following two provisions। अब
यहाँ पे इसका मतलब समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि भाई यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए विथ इन द स्टेट, मतलब एक पर्टिकुलर ये स्टेट है, दो स्टेट है, ठीक ठीक है, ये दो, ये मान लीजिए ये यूपी है, ये हमारा बिहार है, ठीक, और ये मान लीजिए झारखंड है, ठीक। तो ये तीन स्टेट हैं। तो ये क्या कह रहा है, इंश्योर ये करना कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द डिफरेंट स्टेट एज वेल एज द बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द सेम स्टेट। डिफरेंट स्टेट्स में रिप्रेजेंटेशन की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, पहले इस पॉइंट को आप याद रखिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, या फिर इसको अमंग कर लीजिए डिफरेंट स्टेट्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका सेंस ये है कि जो आपका यूपी है, ये जो आपका यूपी है, ये जो आपका बिहार है, अगर यूपी से एक एमपी 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिहार में भी जो एमपी होगा वो 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। झारखंड में भी 2 लाख लोगों को वो पर्टिकुलर एमपी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, यह याद रहेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट याद रखिए कि एज वेल एज बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेम स्टेट। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज सेम स्टेट याद रखिएगा, कह रहा है सेम स्टेट, सेम ही स्टेट में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो अब यहाँ कैसे यूनिफॉर्मिटी होगी, तो भाई आप बिहार ले लो, ठीक, हमने बिहार लिया, बिहार में क्या होगा, बिहार में मान लीजिए, बिहार में मान लीजिए आपकी, लेट से एक मोटा मोटा डाटा ले लो, हम मोटा मोटा डाटा लेते हैं हम कि बिहार में मान लो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो मोटा मोटा भी मुझे आइडिया नहीं है कितनी है, 80 मान लेता हूं मैं, ठीक है, बल्कि 80 से ज्यादा, ये 200 के अराउंड है। तो मान लीजिए इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। अब जब इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करेगा कि जो 200 की 200 कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना, इसमें जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो एमएलए या एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एमपी एमएलए रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी स्टेट में विथ इन स्टेट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर मान लो छपरा से एक एमपी 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहीं पटना से भी जो एमपी रिप्रेजेंट करेगा वो भी 1 लाख लोगों को ही रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि पटना से कोई, पटना बड़ा वो है, सिटी है, तो वहां से वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, छपरा से ही है। तो यूनिफॉर्मिटी नंबर्स में होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज को इंश्योर किया है। तो अब इस चीज को इंश्योर करने के लिए दो प्रोविजन रखे गए। क्या दो प्रोविजन रखे गए भैया, वो दो प्रोविजन ये थे, वो दो प्रोविजन ये थे कि अलोकेशन सीट्स टू स्टेट, कैसे एलोकेट किया गया, ईच स्टेट को क्या किया गया, नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इन सच मैनर दैट द रेशियो जो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स है और इट्स पॉपुलेशन है वो सेम होना चाहिए। देखिए वहीं पे यही बात आ गई ना जो मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ सीट्स, मान लो 2 लाख सीट्स, सॉरी, नंबर ऑफ सीट्स मतलब वो तुम्हारी सीट्स, मान लो मैंने जैसे बताया कि बिहार में 200 है और इसकी पॉपुलेशन पॉपुलेशन मान लो इसकी 2 करोड़ है, इनके बीच जो रेशियो है ना वो सेम होना चाहिए। और ये चीज जब करोगे आप तो यही चीज निकल के आएगी कि ये चीज सेम होनी चाहिए, मतलब जितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। हाउएवर दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट, मतलब ये जो आपका ये वाला पॉपुलेशन अप्लाई नहीं होता है स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है। 6 मिलियन से कम आप जाओगे तो आपको मतलब वो तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, मतलब यहाँ पे आपको ये प्रोविजंस थोड़े से, मतलब वहाँ पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है तो इसलिए उन स्टेट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वहां पे इस तरह के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अब दूसरा प्रोविजन क्या है, क्योंकि यहाँ देखो 2 प्रोविजन की बात कर रहा था ना, तो 2 में याद रखिएगा, नोट्स अपने ये ऐड कर लीजिएगा कि ये 1 प्रोविजन है, ये सेकंड प्रोविजन है और ये इसका सब पॉइंट है, ठीक है। तो सेकंड प्रोविजन क्या कर रहा है, डिवीजन इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ईच स्टेट को, हर एक स्टेट डिवाइड होगा इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन सच मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड द नंबर ऑफ द सीट्स एलोकेशन सेम हो थ्रू आउट द स्टेट। वही बात यहाँ पे भी कह रहा है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। वही चीज जो मैंने अभी ऊपर समझाई है यहाँ पे समझाई है, छपरा और पटना का, यही चीज यहाँ पे कह रहा है, पढ़ लीजिएगा आ जाएगा। अब एक चीज याद रखिए, जो एक्सप्रेशन यहाँ पॉपुलेशन दे रहा है ना, ये पॉपुलेशन यहाँ पे भी लिखा है, ये पॉपुलेशन यहाँ पे भी लिखा है, ये पॉपुलेशन यहाँ पे भी लिखा है। इस पॉपुलेशन का मतलब क्या है, तो बहुत सिंपल सा मतलब है, इस पॉपुलेशन का मतलब यही है
भैया पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन जो कि सेंसस में इंक्लूडेड है और रेलेवेंट फिगर हैज बीन पब्लिश्ड। ठीक है, अब ये है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। अभी सेंसस होने वाला है, मैंने सेंसस में एक शॉर्ट्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन भी किया है। उस वीडियो में क्या दिया गया है कि भाई सेंसस होने वाला है अब इंडिया में, तो मैंने वीडियो शॉर्ट्स के वो लास्ट में बोला है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सेंसस जो होने वाला है 2026 में, मार्च से शुरू होगा सेंसस, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि उसके बाद क्या होगा, जो डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाएगा। अब डीलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा, डीलिमिटेशन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको रीएडजस्ट करेगा। ठीक है, जो ये वाला रेशियो है ना आपका, नंबर ऑफ सीट्स एंड उसकी पॉपुलेशन के बीच का जो ये रेशियो है ना, इस रेशियो को चेंज किया जाएगा। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन घटेगी बढ़ेगी तो ये चीजें की जाएंगी। ठीक है ना, तो यही रेशियो डी रिप्रेजेंट मतलब रीएडजस्ट होगा। क्यों रीएडजस्ट होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ही तो मेन फैक्टर है ना, जो पॉपुलेशन को लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमपी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब सेंसस में जब पॉपुलेशन ही चेंज होगी, उसका डेटा ही चेंज हो जाएगा, तो रीएडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया क्या ये 2026 में ही सेंसस होने वाला है क्या, इससे पहले सेंसस नहीं हुआ है तब रीएडजस्टमेंट नहीं किया गया? तो भाई नहीं किया गया, दरअसल हमने फ्रीज कर रखा था, लगातार हम फ्रीज करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अब हम फ्रीज नहीं कर रहे हैं, हम 2026 से सेंसस के साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी रीएडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम लगातार मानेंगे नहीं 50 साल से ऑलमोस्ट फ्रीज करते हुए ही आ रहे हैं सीट्स को। मतलब हमने सीट्स को बढ़ाई नहीं है, 550 जो सीट है वो लगातार से 1975 से चली आ रही हैं, और अब तक तो ये बहुत ज्यादा हो गई होती, ये मतलब 1500 क्रॉस कर गई होती ऑन एन एवरेज, मैं सही बता रहा हूँ। तो अब किया जाएगा, ठीक है, आफ्टर एवरी सेंसस देयर विल बी अ रीएडजस्टमेंट मेड किया जाएगा इन अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू द स्टेट्स एंड द डिवीजन ऑफ द ईच स्टेट इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। मतलब अलोकेशन की जाएगी सीट्स को लोकसभा की, ठीक है, और स्टेट्स के, ठीक है, स्टेट्स में, और डिवाइड की जाएगी ईच स्टेट इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब एक स्टेट है उसको डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाएगा कि भैया ये लखनऊ की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है, लखनऊ में 2 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी है, और छपरा में 2 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी है, 3 बना दी है। जिस तरह की उसकी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसको पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया। मतलब एक पर्टिकुलर सिटीज को भी हो सकता है कि उसको कई सारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से रीएडजस्टमेंट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, पॉपुलेशन के बेस पे, सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो पॉपुलेशन का। कॉन्स्टिट्यूशन empower the parliament to determine the authority and manner in which this readjustment सीट्स टू बी मेड। मतलब सीट्स में जो ये रीएडजस्टमेंट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे भी पार्लियामेंट को ही एम्पावर किया है, याद रखिएगा। एग्जामिनर आपसे चेंज करके पूछ देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रेसिडेंट को एम्पावर किया है कि वो डिटरमाइन करेगा अथॉरिटी, कि कौन सी अथॉरिटी इस चीज को सीट्स का रीएडजस्टमेंट करेगी, बल्कि है पार्लियामेंट। इस तरह से घुमाने वाले पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको याद रखना है कि इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है डीलिमिटेशन कमीशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी, और पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने डीलिमिटेशन क्या बनाया, कमीशन बनाया। क्योंकि पार्लियामेंट ने पावर दी, पार्लियामेंट को पावर दी कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भाई आप अथॉरिटी डिसाइड करो कौन सी अथॉरिटी ये करेगी। तो उसी हिसाब से पार्लियामेंट ने डिसाइड किया और बोला कि भाई जो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाया और डीलिमिटेशन कमीशन बनाया वही क्या करेगी, सारी चीजें करेगी। ठीक है, और अब तक क्या हुआ है टिल नाउ, ये यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है भाई मेरे, मतलब वहां का ये सब पॉइंट है 1952, 62, 72 एंड 2002। ठीक है, ऑल दो मैं यहाँ पे 1 1 लिख रहा हूँ, इनमें 2 2 होगा, बट माई लॉजिक वॉज राइट। मतलब जो मैंने लॉजिक लगाया शांत दिमाग से बैठ करके, वो राइट था। और मैं पीवाईक्यू एज में यही लॉजिक दूंगा आपको, कैसे बढ़ाना है लॉजिक पीवाईक्यू एज। दैट इज दी वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफ, मतलब हर एक क्वेश्चन को लगना। मैंने जैसे बताया था कि फ्रीज कर दिया गया था, मतलब पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, हमने अपनी पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से हर सेंसस में जो पॉपुलेशन बढ़ के आ रही थी उसके अकॉर्डिंग हमने सीट्स को एडजस्टमेंट किया नहीं। क्योंकि ऐसे क्या होता, ऐसे एक प्रमोशन हो जाता, मतलब एक इंकरेजमेंट हो जाता, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही तो हम पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ाना चाह नहीं रहे हैं, तो हमने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, लगातार 50 साल तक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई हम सीट्स नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे इंकरेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, लोग इंकरेज लगेंगे तो वो पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो स्टेट, मतलब स्टेट भी क्या करेंगे, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर देंगे, जो साउदर्न स्टेट स्पेशली होते थे।
अभी भी साउदर्न स्पेस की पॉपुलेशन तो मतलब बहुत कम है कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडियन। जब हम सीट्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो नॉर्दर्न इंडियंस का क्या होगा, नॉर्थ इंडियन का क्या होगा, जो स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा और साउदर्न इंडिया का कम होगा। ये लॉजिक अभी भी बढ़ाया जा रहा है, दरअसल ये आर्गुमेंट अभी भी चल रहा है। और जो डिलिमिटेशन कमीशन इस पर बैठाया जा रहा है उसने मतलब इसके लिए बहुत चीज़ें कर रखी हैं। लेट्स सी कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, डिबेट इसके अराउंड बहुत बनी हुई है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1976। इसने क्या किया, पहली बार क्या किया, फ्रीज कर दिया 2000 तक। 2000 तक अब सीट्स का रीएडजस्टमेंट नहीं होगा, फ्रीज कर दिया रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। और अब दो 1971 पे जो सेंसस था उसके बेसिस पे जो रीएडजस्टमेंट हुआ था उसी के बेसिस पे ही क्या होगा, सीट्स बनी रहेंगी। और आज जो 550 52 50 हैं वो उसी के बेसिस पे ही हैं। ठीक है ना। तो लेकिन फिर क्या हुआ, जब 2000 तक की इसको फ्रीज कर दिया तो भाई 2000 आ गया। 2000 जब आ गया तो फिर से फ्रीज कर दिया 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 2001 में आया क्योंकि 2000 तक ही था फ्रीज का इसका अमेंडमेंट से। अब 2000 में फिर से आया तो क्या किया, इस बैन को और बढ़ा दिया 2026 तक। तो अभी 26 ही तो आ रहा है, अब तो भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 2 साल 50 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है। हाउएवर इसने एम्पावर कर दिया, इसने एम्पावर किया गवर्नमेंट को कि रीएडजस्ट कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन फिगर 1991। अब मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सीट्स तो नहीं बढ़ाना है आपको, कि आप सीट्स को 550 से 600 नहीं करोगे, आप रैशनलाइज कर लो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को। मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमपीज उसको आप घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, मतलब उसको आप एडजस्ट कर दो। गवर्नमेंट ने वही किया, पॉपुलेशन को थोड़ा सा रीएडजस्ट किया, बाकी सीट्स उतनी ही रहेंगी। तो ये चीजें इसके थ्रू किया। और सेंसस कौन सा सेंसस बेसिस बनाया, 1991। लेकिन फिर 8075 2003 में दूसरा दूसरा अमेंडमेंट लेके आया, उसमें बताया कि 1991 का नहीं, 2001 के सेंसस को बेसिस बनाया जाएगा इस रैशनलाइजेशन के लिए टेरिटरीज के। अब इस रैशनलाइजेशन में मैंने बता दिया कि सीट्स नहीं बढ़ाई गई, सीट्स नहीं बढ़ाई गई, जो पॉपुलेशन के नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहे थे लोगों को, जिस पॉपुलेशन के नंबर के बेसिस पे एक पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको ऊपर नीचे कर दिया गया, बस इतना याद रखिएगा। थस दी प्रेजेंट जो पोजीशन है फ्रीज स्टेटस की, वो यही बात, दो चीजें वो ये निकालती है, वो यही है कि जो सीट्स का मैंने जो आपको बताया अभी, अलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट इन द लोकसभा इज फ्रोजन। मतलब सीट जो अलोकेट की गई है वो फ्रोज है, वो नहीं भटी गड़ी है टिल द 2026 और 2071 1971 के लेवल पे। लेकिन जो डीलिमिटेशन है स्टेट्स का इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इज फ्रोजन टिल दी ये और इसके लेवल पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम। ये क्या है, ठीक है, के बाद तो हमारा लगभग खत्म ही है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। देखिए आपको पता है कि ये तो एग्जाम में भी आया था 2025 के सीडीएस वाले में। ठीक है, तो आ सकता है ये, क्योंकि इस बार तो और उस समय इलेक्शन भी था। देखिए इलेक्शन था लोकसभा का, इलेक्शन वाला ईयर था, जस्ट 1 साल पहले इलेक्शन हुआ था, तो चीजें न्यूज में थी, तो इसलिए उससे क्वेश्चन आया। इस बार ये सेंसस बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो ये चीज आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके ये सारी चीजें अच्छे से देख लीजिएगा। द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा इज हेल्ड थ्रू द सिस्टम ऑफ द टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन बाय फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम। अब इलेक्शन जो हेल्ड किया जाता है लोकसभा का वो सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया जाता है। और किसके, और बाई कैसे, फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम। अब हम इस सिस्टम को देखते हैं। जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन उसका मतलब क्या होता है, मतलब ईच कॉन्स्टिट्यूंसी से केवल एक मेंबर ही लोकसभा में इलेक्ट होगा, जो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो वही बात देखिए कही गई है कि यहाँ पे वन रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना। ये क्या है कि दैट द, इसमें ये होता है कि कैंडिडेट जो सिक्योर करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। मतलब जो भी कैंडिडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स को वो करेंगे, मतलब फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम वही होता है जिसमें जो भी कैंडिडेट, मतलब मान लो मान लो एक लखनऊ है, जैसे हमारा लखनऊ है, लखनऊ से क्या हुआ, मान लीजिए लखनऊ है, इस लखनऊ से
5 लोग एमपी के लिए इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक। अब इस इलेक्शन में इस लखनऊ से जो लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जो लोग चुने जाएंगे, वो वही चुने जाएंगे जिसने मैक्सिमम वोट सिक्योर किया हो। मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन से कितने, मैक्सिमम। मान लो इसने सिक्योर किया है 10% वोट, इसने सिक्योर किया है 8%, इसने सिक्योर किया 5%, तो विन कौन होगा, 10% वाला ना। वही हु सिक्योर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर इलेक्टेड, वही इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाएगा। स्टिल 90% पॉपुलेशन अभी भी इनको प्यार नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी ये चुने गए हैं। दिस इज द डेमोक्रेसी, ठीक है ना। As the elected candidate does not secure due to the representation to the minorities, small groups, hence may not truly represent the whole electoral of his constituencies। देख लीजिए, वही जो मैंने बात आपको बोली ना कि 90% पॉपुलेशन तो इसको प्यार कर ही नहीं रही है, फिर भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये इस तरह की चीजें हैं, मतलब इस सिस्टम में थोड़ा सा लूप है इस सिस्टम में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब ये जो बात आ रही है, अब एक चीज पॉइंट याद रखिएगा कि जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है भाई रिजर्वेशन एससी एंड एसटी के लिए लोकसभा में ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये याद रखिएगा, उनको पॉपुलेशन के रेशियो के बेसिस पे ही रिजर्वेशन दिया जाता है एससी एंड एसटी के कम्युनिटीज को, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब थ्रू द सीट्स आर रिजर्व फॉर द, मतलब कहा जा रहा है कि सीट्स एससी एंड एसटी के रिजर्व तो हैं, एंड ऑल वोट्स कॉन्स्टिट्यूंसी विदाउट एनी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब उनके लिए मान लो एक पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व कर ली गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब एक एससी कम्युनिटी के पर्सन के लिए वो पर्टिकुलर सीट रिजर्व कर दी गई है, तो मतलब ये नहीं कि उस एरिया में केवल एसटी ही वोट कर सकते हैं उस पर्सन को, सभी लोग वोट कर सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि एसटीज और एससीज केवल रिजर्व सीट से ही नहीं लड़ सकते हैं, वो जनरल सीट से भी लड़ सकते हैं। जैसे कंपटीशन में होता है ना, आपको याद है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एससी बंदा जो होगा या एसटी बंदा होगा वो जनरल की सीट में भी फाइट कर सकता है और अपनी रिजर्व सीट में तो कर ही रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, ठीक है ना, ये चीज याद रखिए। अब वही है ना भाई, ये क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है भाई मेंबर ऑफ लोकसभा के मतलब करने में, तो भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन है ये चीज याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन, ये स्टेचुरी क्वालिफिकेशन है। स्टेचुरी मतलब समझते हैं ना, मतलब जो लॉ के थ्रू बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद बताया है कि ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये बड़ा परेशान कर रहा है मतलब, ठीक है, स्टेचुरी। तो ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू द ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर द, पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी क्वालिफिकेशन एमपीज के बनने की लोकसभा की, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी स्ट्रक्चर है। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना। देखिए मैंने ये दो ग्राफ में करके दे दिया है, वो जिस जिस तरह से क्वेश्चन को घुमा सकता है उस तरीके से मैंने इसको बनाया है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, तो इलेक्शन कमीशन जो उसको बनाएगा। अब एज क्या है, 25 साल होनी चाहिए। इसमें क्या था, इसमें लोकसभा राज्यसभा वाले में क्या था, 30 साल था। ही मस्ट बी द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा वो भी पान होना चाहिए। अब जो स्टेचुरी क्वालिफिकेशन है एमपीज की, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत होती है, मतलब रोपा जिसे हम लोग कहते हैं, रोपा एक्ट। तो ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज द इलेक्टोरल फॉर द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब जिस जगह से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, वहां की जो आपकी इलेक्टोरल है वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फ्रॉम विच कंटेस्टिंग इलेक्शन, and he must be the member of scheduled caste and scheduled tribes in any state and territory he want to contest the seats for reserve लोगों के लिए। अगर तो उसे ये चीज याद रखना पड़ेगा, उसे ये चीज याद रखना पड़ेगा, मतलब जो जो मतलब एस सी एन एस टीज के हैं, उन्हें एस सी एस टीज के हैं, वो रिजर्वेशन चाहते हैं तो उन्हें उस पर्टिकुलर सीट में मतलब इनका रिजर्वेशन होना चाहिए। हाउएवर द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट आल्सो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन फ्रॉम नॉन रिजर्व सीट, मतलब वही मैंने जनरल कैटेगरी बताया कि वहां पे भी इलेक्शन कर सकते हैं। सीट्स वैकेंट कैसे होती हैं, तो भाई इनकी सीट्स वैकेंट कैसे हो जाएगी, तो बहुत सिंपल सी चीज है। क्या क्या उनकी कंडीशंस पे वैकेंट होगी, तो पहले डुअल मेंबरशिप, अगर मान लो कोई लोकसभा का एमपी बन गया और उसने उसकी राज्यसभा में भी उसके पास वो एमपी पहले से ही है, लोकसभा का भी एमपी बन गया है, तो भाई उसकी राज्यसभा की मेंबरशिप चली जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। मतलब डुअल मेंबरशिप नहीं रहेगी, डुअल मेंबरशिप के केस में उसकी सीट वैकेंट मान ली जाएगी।
इफ द पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउस पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा, ही मस्ट बी इंटीमेट विथ इन द 10 days, 10 days के अंदर ही अंदर से क्या करना पड़ेगा कि उसे बताना पड़ेगा कि वो कौन से हाउस में सर्व करना चाहता है, यहाँ की यहाँ। ठीक है, तो वही अब सेम वही चीज मान लो कोई एक पार्लियामेंट में है और स्टेट लेजिस्लेचर में भी है। मान लो कोई पर्टिकुलर एमपी पहले जैसे अखिलेश यादव थे तो वो पहले क्या थे, वो एमएलए थे। जब भी 2022 में जब इलेक्शन हुआ तो वो एमएलए इलेक्ट हुए थे। उसके बाद जब अभी 2024 में जब इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो यूपीएस लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ तो ये एमएलए थे, एमएलए बन गए। अब 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो ये एमपी बन गए। तो भाई इनकी ये वाली जो सीट थी ना, एमएलए वाली सीट, इन्हें छोड़नी पड़ गई। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने चीजें की। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये यहाँ पर हैं। ठीक है, और तो मतलब वो 2 सीट थी, उन 2 में से इनको एक को वैकेंट करनी पड़ गई। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, डज नॉट रिजाइन हिज हर सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज और 14 days, तो 14 days में उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिस्क्वालिफिकेशन, तो भाई डिस्क्वालीफाइड भी कर जा सकते हैं। मेंबर ऑफ द लोकसभा बिकम द वैकेंट इफ ही सब्जेक्ट टू एंड डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब उन्हें अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए 10th शेड्यूल के अंतर्गत, मतलब उनके डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है अगर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तो। और ये डिस्क्वालिफिकेशन पे मैं प्रॉपरली रोपा एक्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो सभी पे मैं पूरी नेक्स्ट वीडियो उसी पे ही होगी। ठीक है, तो उसको और अच्छे से वहां समझेगा। रिजाइन कर दे अगर कोई एमपी तब भी सीट वैकेंट हो जाएगी, एब्सेंस होगा तब भी सीट वैकेंट हो जाएगी। एब्सेंस की टाइमिंग क्या है कि अगर लोकसभा कोई डिक्लेयर कर दे कि सीट ऑफ द एमपी वैकेंट, मतलब लोकसभा अगर ये डिक्लेयर कर दे कि मेंबर वैकेंट है अपनी सीट से ऑल इट्स मीटिंग फॉर अ 6 day विथआउट परमिशन, अगर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर है, उसकी परमिशन के बिना अगर एमपी कोई लगातार मीटिंग से एब्सेंट है और 6 day लगातार बिना परमिशन के, तो उसकी सीट्स को वैकेंट मान लिया जाता है। और एक चीज ये याद रखिए, जो कंप्यूट किया जाता है ना डे ऑफ 6 day, इसमें ये नहीं दौड़ा जाता है कि जो पीरियड में प्रोरोग किया गया है और अर्जन किया गया है। ठीक है, अब अदर केसेस तो भाई जिसमें होता है तो उसमें एक द मेंबर ऑफ द लोकसभा वेकेट हिज सीट्स इन द पार्लियामेंट में, तो पहला है कि शायद वो इलेक्शन डिक्लेयर उसका वाइड कर दिया जाए कोर्ट के थ्रू। जैसे इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन को क्या कर दिया गया था, वाइड डिक्लेयर कर, तो उनकी जो मतलब एमपी की जो मेंबरशिप थी वो मतलब हट गई थी, इसी वजह से उन्होंने इमरजेंसी भी लगा दी अपने आप को बचाने के लिए। ही इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस, हाउस के थ्रू उनको हटा दिया जाए, भगा दिया जाए, और या फिर कोर्ट, मतलब उनके कोर्ट को इनवैलिड, मतलब उनके इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए बाय कोर्ट के थ्रू, तो वो इस हो सकता है। और इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए वो इलेक्ट हो गई हैं तब उनकी वो सीट वैकेंट हो जाएगी। और ही इज एन अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर और द स्टेट। ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब अगर मान लो किसी पर्सन को कोई एमएलए एमपी है और उसे गवर्नर बना दिया गया या प्रेसिडेंट बना दिया गया या वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, तब भी उसकी ये सीट्स वैकेंट हो जाएंगी। इंडियन कंडीशंस में वैकेंट होती है, सीट वैकेंट होती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द नो प्रोसीजर टू डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ वाइड इफ qualification disqualification person is elected to the Indian Parliament. This matter is the deal by the Representation of People Act which enable the High Court, मतलब वही बात यहाँ पे आ रही है कि भाई जो कोई एमपी होगा का इलेक्शन का जो इशू है अगर वो कोर्ट में जाएगा तो उसको वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं किया जाएगा, उसके लिए रिव्यू किया जाएगा, लेकिन जो प्रोसीजर है वो ये है कि पहले वो एचसी जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी एमपी का जो इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको चैलेंज करने के लिए पहले आपको एससी जाना पड़ेगा, फिर एससी जाना पड़ेगा। तो आपको अपील के थ्रू आप एससी जाओगे, डायरेक्ट एससी नहीं जा पाओगे। तो वही बात यहाँ कही गई है, डिस्क्वालिफिकेशन कैंडिडेट इज इलेक्टेड टू बी पायलट, द एग्रीड पार्टी कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड, मतलब उससे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, विच इनेबल द हाई कोर्ट टू डिक्लेयर इलेक्शन वाइड इफ डिस्क्वालिफिकेशन कैंडिडेट इज इलेक्टेड द इंडियन पार्लियामेंट। तो पहले उसे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर एससी जाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और डिस्क्वालिफिकेशन मतलब चैलेंज आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, जय हिंद, फिर मिलते हैं। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और साथ में इस वीडियो का आप नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद। ठीक है।